ली डोंग जिन एक प्रतिभाशाली और अत्यधिक अंतर्दृष्टि संपन्न डेटा प्रोस्पेक्टर हैं, जिनके पास असाधारण अंतर्दृष्टि है। केवल एक नजर में वह किसी की उम्र और दौलत का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। एक कैसीनो में उसने जल्दी से एक लक्ष्य की पहचान की। एक सामान्य कमीज पहने ब्लू कॉलर आदमी जो नियमित नहीं था और अपनी सारी धनराशि खोने के कगार पर था, लेकिन रुकने के बजाय और अधिक जोखिम भरा व्यवहार कर रहा था। यह देखकर ली डोंग जिन ने शांतिपूर्वक एक वेटर को निर्देश दिया कि वह उस आदमी को मुफ्त खाना और आवास की पेशकश करे ताकि वह आराम कर सके और अपना दिमाग साफ कर सके। आमतौर पर कैसीनो जुआरियों की जेबें खाली करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन ली डोंग जिन की एक अनोखी दृष्टिकोण थी। वह मानते थे कि जुआरियों को एक बार में सब कुछ हारने देना उन्हें लौटने से रोक सकता है। इसके बजाय उचित प्रबंधन के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जो लाभ बढ़ाएगा। अध्यक्ष ने ली डोंग जिन की विपरीत सोच सुनकर उनके दृष्टिकोण से सहमति जताई और साझेदारों ने इस भावना को दोहराया। ली डोंग जिन के असाधारण प्रदर्शन ने अध्यक्ष की रुचि निवेश करने में जगा दी। तभी सभी ने देखा कि जिस आदमी को ली डोंग जिन ने सलाह दी थी, वह नकदी के लिए अपनी कार बेच रहा था। अध्यक्ष ने जीवन की अप्रत्याशितता और इच्छाओं की अतृप्ति पर टिप्पणी की, मान्यता दी कि दुनिया की जटिलताओं को केवल डेटा के माध्यम से पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। उसने ली डोंग जिन को एक बिजनेस कार्ड दिया, उसे डिनर पर बातें करने के लिए आमंत्रित किया। ली डोंग जिन को अपनी कार की विंडशील्ड टूटी हुई मिली और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। निगरानी फुटेज में दिखाया गया कि संदिग्ध कार को नुकसान पहुंचाने से पहले एक फोन नंबर देख रहा था, जो ली डोंग जिन के खिलाफ संभावित दुश्मनी का संकेत देता है। हालांकि ली डोंग जिन को किसी के साथ कोई झगड़ा याद नहीं आया, न ही उसने उस फुटेज से संदिग्ध को पहचाना। अपनी कार के अनुपयोगी होने के कारण ली डोंग जिन को मेट्रो से घर जाना पड़ा। मेट्रो में बैठते हुए उसने एक आदमी को एक परिचित नाम पार्क मिजुंग पुकारते सुना। आवाज की दिशा में देखते हुए उसने देखा कि एक शराबी आदमी एक महिला को परेशान कर रहा था, उस पर डेटिंग के लिए जोर देते हुए। आदमी को यह विश्वास नहीं था कि उसके पास जाने से खतरा हो सकता है और उसने उसके इनकार का ठोस कारण मांगा। पास में खड़े छात्र अपनी फोन पर उत्पीड़न रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वह महिला जो ली डोंग जिन की ओर पीठ किए थी आदमी का सामना करने को मुड़ी, तो उसने ली डोंग जिन यह देखकर चौंक गए कि वह पार्क मी जंग थी, जो उनकी गहरी यादों से जुड़ी एक शख्सियत थी। उसके विचार हाई स्कूल की ओर मुड़ गए, जब वह खेल के मैदान पर पसीना बहा रहा था और अनजाने में पार्क मी जंग की ओर आकर्षित हो गया, जो अकेले बैठकर अपना लंच खा रही थी। पार्क मी जंग अपनी सजीव छोटी बालों की स्टाइल के साथ एक करिश्मा बिखेर रही थी, जो लोगों को उसके पास आने के लिए प्रेरित करता था। तब से ली डोंग जिन अक्सर पार्क मी जंग को देखने लगे। हालांकि उस समय स्कूल में पार्क मी जंग के बारे में अफवाहों के कारण वह हमेशा अकेली रहती थी। एक बरसाती दिन पार्क मी जंग के पास छाता नहीं था। एक लड़का जो कह रहा था कि वह उसी दिशा में जा रहा है ने अपना छाता साझा करने की पेशकश की और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। जैसे ही वे उसके घर के करीब पहुंचे, वे अलग हो गए और लड़के ने छाता पार्क मी जंग के पास छोड़ दिया और बारिश में दौड़ पड़ा। पार्क मी जंग के कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद बिजली की गरज हुई और दुखद रूप से उस बरसाती दिन लड़के की एक दुर्घटना में मौत हो गई। स्कूल के मैदान के चारों ओर शव वाहन ने 3 बार चक्कर लगाए ताकि मृत व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जा सके। छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे, ये याद करने में असमर्थ थे कि स्कूल में कितनी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी थीं। कक्षा में वापस आने के बाद उन्होंने पार्क मी जंग से दूरी बनाए रखी। ली डोंग जिन, जो गुप्त रूप से पार्क मी जंग पर नजर रख रहे थे, ने उसके आंसुओं से भरे चेहरे को देखा। छात्रों ने निजी तौर पर कयास लगाए कि स्कूल की सारी दुर्घटनाएं पार्क मी जंग से जुड़ी हुई थीं। यह अफवाह थी कि जो कोई भी पार्क मी जंग के साथ जुड़ा हुआ था वह अभिशप्त था। एक घटना के बाद जब एक वरिष्ठ छात्र की एक भिनभिनाने वाले कीड़े के डंक से मौत हो गई थी, जबकि वह वहां मौजूद थी, इसलिए उन्होंने पार्क मी जंग को उनकी पीठ पीछे डायन कहा। ली डोंग जिन ने पार्क मी जंग की रक्षा की, यह तर्क देते हुए कि अफवाहों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। पार्क मी जंग घटनास्थल पर थी या दुर्घटनाएं उनके घर के पास हुई थीं, इससे उन्हें घटनाओं से निश्चित रूप से नहीं जोड़ा जा सकता। बाद में स्कूल यात्रा के दौरान ली डोंग जिन, जो फोटोग्राफी के लिए जिम्मेदार थे, ने पार्क मी जंग को अकेले पढ़ते हुए देखा और अपनी अंतिम फिल्म से चुपके से उसकी तस्वीर ली। तस्वीरों की समीक्षा करते समय ली डोंग जिन ने देखा कि एक सहपाठी जो पार्क मी जंग के साथ कक्षाएं साझा करता था, गिर गया और उसकी टांग पर चोट लग गई। शिक्षक को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। पार्क मी जंग सदमे में खड़ा हो गया, डर से कांपता हुआ लग रहा था। यात्रा के बाद ली डोंग जिन ने फोटो विकसित की और पार्क मी जंग की अभिव्यक्ति का उत्सुकता से विश्लेषण किया, जो परेशान लग रही थी। अगले दिन घायल लड़का स्कूल में बैसाखियों पर आया।
पार्क मी जंग को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और अन्य छात्रों को उससे सावधान रहने की चेतावनी दी। बाकियों के विपरीत ली डोंग जिन ने देखा कि पार्क मी जंग का सामान्य बेंच सीधी धूप में था। उसे अधिक आरामदायक बनाने के लिए उसने अपनी मां से, जिनकी एक दुकान थी, स्कूल को एक सनशेड दान करने के लिए कहा। ली डोंग जिन ने पार्क मी जंग को सनशेड के नीचे आराम से बैठे देखा और अपनी कोशिश के माध्यम से उससे जुड़ाव महसूस किया। हालांकि उनके अंतिम वर्ष में ली डोंग जिन की कक्षा का एक पुरुष छात्र पार्क मी जंग से बात करने के बाद एक फार्मेसी के पास रहस्यमय तरीके से मर गया। वह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था कि एक पूर्व छात्र की बिजली गिरने से हुई मौत, जिसे पार्क मी जंग से जुड़ा हुआ बताया गया था, महज एक संयोग था। पार्क मी जंग ने उसे बीच में रोका और उससे दूर रहने को कहा। लड़का निराश होकर उसकी साइकिल पर उसका पीछा करने लगा, लेकिन तुरंत ही एक गिरी हुई बिजली की तार से बिजली का झटका लगा। इस अजीब दुर्घटना ने पार्क मी जंग के चुड़ैल होने की अफवाहों को और मजबूत कर दिया। पार्क मी जंग की सामान्य बेंच पर तोड़फोड़ नजर आई और एक बर्फीले दिन उसने स्कूल की तरफ पीछे मुड़कर देखा और लौटे बिना चली गई। कक्षा के दौरान ली डोंग जिन ने उसे जाते हुए देखा और घंटी बजने का बेसब्री से इंतजार किया। कक्षा खत्म होते ही अपने भावनाओं को व्यक्त करने की योजना बनाई। स्कूल छोड़ने के बाद पार्क मी जंग कभी वापस नहीं आई, जिससे ली डोंग जिन को हमेशा के लिए पछतावा रह गया। वर्षों बाद ली डोंग जिन ने पार्क मी जंग को फिर से देखा और विश्वास किया कि यह किस्मत है। उसने मेट्रो से उतरकर उसे चुपके चुपके एक आवासीय इलाके तक पीछा किया। उसने देखा कि पार्क मी जंग आवारा बिल्लियों को खिला रही थी और उनसे बड़बड़ा रही थी, समझते हुए कि वह अभी भी श्राप के साए में जी रही है। द्वंद्व महसूस करते हुए ली डोंग जिन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक गए। ली डोंग जिन का मानना था कि जो लोग मिलने के लिए बने होते हैं वे हमेशा फिर से एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। अगले दिन उन्होंने ऑनलाइन सबवे हैरासमेंट मैन को खोजा और छात्रों द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो मिला। वीडियो में दिखाया गया कि पार्क मी जंग के उतरने के बाद उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक सीने को पकड़ते हुए गिर पड़ा। ली डोंग जिन अपने दोस्त किम जंग ह्युक, जो एक जासूस हैं, से मिले यह चर्चा करने के लिए कि क्या कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं, जैसे खेल प्रतियोगिताओं में अपनी टीम की हार करवा देना, जब उनका नंबर आता है तो चीजें बिक जाना, या जब वे उनका इस्तेमाल करते हैं तो मशीनें खराब हो जाना। किम जोंग ह्युक को लगता था कि ये घटनाएं महज संयोग हैं। ली डोंग जिन ने सोचा, क्या कोई मृत्यु के श्राप में फंसा हो सकता है, और अगर इस नियम की पहचान कर ली जाए तो क्या श्राप को तोड़ा जा सकता है और उन्हें दुर्भाग्य से बचाया जा सकता है। पार्क मी जंग कभी एक जीवंत और हंसमुख लड़की थीं, जिनके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। हालांकि किस्मत उनके प्रति निर्दयी रही है। एक बच्चे ने उसके बालों की इलास्टिक काट दी और अगले ही पल वह सीवर में गिर गया। एक लड़का जिसने उसकी प्रशंसा की और उसे फूल लाकर दिए, उसे देने के बाद कार से टकरा गया। पार्क मी जंग मासूमियत से इन्हें सिर्फ संयोग मानती रही, जब तक कि हाई स्कूल में एक सीनियर जिसने उसके प्रति भावनाओं का आदान प्रदान किया, कोरिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं पा गया। उसने खुशी खुशी उसे अपनी नोटबुक दी और अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि वह विश्वविद्यालय में उसका इंतजार करेगा। अगले ही पल वह गिर गया और दोबारा पढ़ने लगा। अपने निर्णय का उपयोग करते हुए पार्क मी जंग ने समझा कि यह हॉर्नेट का डंक था। सुधरने के बाद वरिष्ठ छात्र विश्वविद्यालय के लिए गांव छोड़ गया और उससे कभी नहीं मिला। इस बीच अफवाहें फैलीं कि उसकी चोट उससे बात करने के कारण हुई थी। लड़कियों की बेबुनियाद अटकलों को एक लड़के ने बीच में रोक दिया जब उसने पार्क मी जंग को दूध का एक डिब्बा दिया और समझाया कि वरिष्ठ छात्र की चोट एक दुर्घटना थी और पार्क मी जंग से संबंधित नहीं थी। अपने जन्मदिन पर जिस सोच समझ कर दिया गया उपहार की उसे उम्मीद थी, उसकी बजाय उसके पिता ने उसे पैसे दिए, यह उम्मीद करते हुए कि वह दोस्तों को खाने के लिए बुलाएगी और स्कूल में और अधिक दोस्त बनाएगी। अपने पिता को चिंतित न करने के लिए पार्क मी जंग ने दोस्तों के होने की झूठ बोला। भाग्य की शरारत समाप्त नहीं हुई। एक कक्षा के दौरान सभी 12 छात्र खाद्य विषाक्तता से पीड़ित हुए, जबकि लड़कियां अछूती रहीं। संदेह एक बार फिर पार्क मी जंग की ओर हो गया। सहपाठियों को विश्वास था कि वह इस घटना से जुड़ी है। उस दिन से पार्क मी जंग ने अपराध बोध का भारी बोझ उठाया और दूसरों के साथ बातचीत करने से डरने लगी। स्कूल यात्रा के दौरान एक लड़के ने पार्क मी जंग को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बहाने एक पेय पेश किया। वह तुरंत उठ खड़ी हुई, उसे बीच में रोकते हुए अकेले चल दी। जल्द ही उसने देखा कि वह लड़का घायल हो गया है और एक शिक्षक उसे मेडिकल रूम ले जा रहे हैं। उस घटना के बाद बदकिस्मती थमने का नाम नहीं ले रही थी। कला क्लास में एक लड़के ने अपनी उंगली काट ली। शारीरिक शिक्षा में एक और लड़के का टखला मुड़ गया। बास्केटबॉल खेलते समय एक लड़का धातु के खंभे से टकरा गया और नृत्य क्लास में एक और लड़का फिसल गया और उसे चोट लग गई। इन हादसों के चलते लड़के पार्क मी जंग से बचने लगे।
और स्कूल में उसके बारे में अफवाहें तेजी से फैल गईं, यहाँ तक कि उसे उसकी मां की प्रसव के दौरान हुई मृत्यु से जोड़कर और उसे द्विच करार दिया गया। ली डोंगजिन का एक सहपाठी पार्क मिजंग के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार को नापसंद करता है। उसे सांत्वना देने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ दुर्घटनाएं थीं और उसकी गलती नहीं थी, लेकिन पार्क मिजियोंग ने कोई जवाब नहीं दिया और लड़का अपनी साइकिल पर चला गया। दुखद, वह जल्द ही गिरे हुए बिजली के तार से बिजली का शिकार हो गया, जिस वजह से पार्क मिजुंग की छवि एक चुड़ैल की तरह बन गई। स्कूल में उनसे दूर रहने की बातें हो रही थीं ताकि जानलेवा खतरों से बचा जा सके। ऐसे माहौल में स्कूल वह जगह बन गई जहां पार्क मिजुंग अब नहीं रह सकती थी। स्कूल छोड़ने के बाद वह घर में बंद हो गईं और कभी बाहर नहीं निकलीं। उसके पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर सके कि उनकी आदर्श बेटी बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल जाना बंद कर चुकी है। उसके साथ ही छात्रों से पूछताछ की और द विच उपनाम के बारे में जाना। उसकी पीड़ा और अपमान का स्तर समझने पर वह गहराई से दुखी हो गए। स्कूल छोड़ते समय पार्क मिजंग का सामान लेकर उसने ली डोंगजिन को देखा, जिसने उसके खिलाफ लगे आरोपों पर कभी विश्वास नहीं किया था। ली डोंगजिन सक्रिय रूप से एक बेंच से अपमानजनक ग्राफिटी हटा रहा था। ली डोंगजिन के दृढ़ समर्थन से प्रभावित पार्क मिजुंग के पिता को छुआ गया और उन्होंने उससे कहा कि उसके शब्दों को याद रखे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह उसका नाम स्पष्ट कर सके। अपने कमरे में बंद होने के बावजूद पार्क मिजुंग चाहती थी कि लोग उसे भूल जाएं, लेकिन अफवाहें और तेज हो गईं और पूरे गांव में फैल गईं। अपनी बेटी के दर्द से परेशान उसके पिता ने उन पड़ोसियों का सामना किया जिन्होंने उसकी बदनामी की थी। उन्होंने सख्ती से सभी को चेतावनी दी, लेकिन उनके जाने के बाद भी अफवाहें फैलती रहीं। कुछ लोगों ने ली डोंग जिनकी मां को भी चेतावनी दी कि अपने बेटे को पार्क मिजंग से दूर रखें। जब उसके पिता घर लौटे और पार्क मिजुंग को आवारा बिल्लियों को खिलाते देखा तो उसने उनसे कुछ बिल्ली के खाने को खरीदने के लिए कहा। उसकी इच्छा को ठेस न पहुंचाने के लिए वह ली डोंगजिन के परिवार की दुकान पर गए, जो मुख्यतः उर्वरक और कीटनाशक बेचती थी, और वहां बिल्ली का खाना नहीं था। हालांकि ली डोंगजिन की मां ने सहानुभूति में उसे थोड़ी बची हुई बिल्ली का खाना दिया, जो ली डोंगजिन ने पार्क मिजंग के पिता के लिए खरीदी थी। जब वरिष्ठ छात्र स्नातक हो गए तो उन्होंने चुपचाप पार्क मिजंग के दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता और एक एल्बम रखा। यह देखकर ली डोंगजिन भी उसे दिए जाने वाले फूल देना चाहता था जो उसने तैयार किए थे, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, पार्क मिजंग अचानक दरवाजा खोल दी। घबराकर वह डर गया और भाग खड़ा हुआ। उसके पिता ने पार्क मिजंग को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, यह बताते हुए कि शैक्षणिक प्रवीणता परीक्षा पास करने से वह हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त कर सकेगी और विश्वविद्यालय जा सकेगी। आलू की फसल काटने के बाद उसने घर और जमीन बेचने और अफवाहों से बचने के लिए पार्क मिजंग के साथ सियोल जाने की योजना बनाई। अपने पिता के उत्साहवर्धन से पार्क मिजंग को फिर से आशा मिली और उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। जब आलू की फसल काटने का दिन आया तो वह अपने पिता को अकेले काम करते हुए नहीं देख सकी और उसके साथ खेत में शामिल हो गई। दुर्भाग्यवश एक बार फिर विपत्ति आई, जब एक विषैला सांप अचानक प्रकट हुआ और उसके टखने पर काट लिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब वह जागी तो उसने अपने पिता को जमीन पर गिरे हुए पाया। उसने महसूस किया कि उसे बचाने की कोशिश में उसके पिता ने उसके घाव से जहर चूस लिया था और स्वयं विषाक्त हो गए थे। पार्क मिजंग तबाह हो गई। उसने मदद के लिए चीख पुकार की, लेकिन उसके पिता, जिन्हें पता था कि वे मर रहे हैं, अपनी अंतिम ताकत का उपयोग उसे मदद के लिए पुकारने से रोकने के लिए किया। उसे अस्पताल जाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें डर था कि अगर लोग जान गए तो उसे उनके मौत के लिए दोषी ठहराया जाएगा। पार्क मिजंग दिल टूटकर दिखावा करती कि वो घर जा रही है, जबकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पिता को बताए कि पड़ोसियों ने उसकी चीख सुनी थी और वे पास आ रहे थे। आखिरकार उसके पिता पार्क मिजंग की बाहों में मर गए, उसे अनाथ छोड़कर। लोगों ने उसे दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि वह चुड़ैल है जिसने अपने पिता को भी मार डाला। ली डोंगजिन ने कॉलेज में सांख्यिकी में मेजर किया। वह किम जंग ह्युक से मिले, जिनकी स्थिति पार्क मिजंग के समान थी। किम जंग ह्युक को भी सबने अकेला कर दिया था। कक्षा साथियों की बातें सुनकर, जो किम जंग ह्युक के बारे में कहते थे, ली डोंगजिन ने उनसे संपर्क किया। पार्क मिजंग के लिए खड़े न होने की गलती को सुधारने की कोशिश में जब वह अकेली पड़ी थी। शुरू में किम जंग ह्युक ठंडे थे, लेकिन ली डोंगजिन ने हार नहीं मानी। वह बात करने की कोशिश करता रहा। अंततः ली डोंगजिन की स्थिरता और ईमानदारी ने किम जंग ह्युक को प्रभावित किया और वे भरोसेमंद दोस्त बन गए। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ली डोंगजिन अपने गांव लौटा और पार्क मिजंग की हाई स्कूल की फोटो पाई। उसकी मां कमरे में आई और उन्होंने बताया कि कपड़े धोने की दुकान के मालिक का बेटा, जो मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था,
एक जंगली सुअर के टकराने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गया था जब वह पार्क मी-जोंग को सांत्वना दे रहा था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह एक चुड़ैल है। इस दुर्लभ घटना ने लोगों को और अधिक विश्वास दिलाया कि पार्क मी-जोंग दुर्भाग्य लाती है। गुस्से में ली डोंगजिन ने सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग करके अपनी मां को समझाया कि चोट और मृत्यु सामान्य है और इन्हें पार्क मी-जोंग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर वह पार्क मी-जोंग के घर गया, जो खाली था और बेचने के लिए बोर्ड लगा था। अपनी निष्क्रियता पर पछताते हुए ली डोंगजिन ने यह साबित करने के लिए एक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की कि पार्क मी-जोंग एक जादूगरनी नहीं थी, लेकिन हवा के झोंके ने रिपोर्ट बिखेर दी और वह देर से पहुंचा। उसके प्रोफेसर ने सांख्यिकी का अध्ययन करने के लिए उसकी मेहनत की सराहना की, लेकिन पूर्वाग्रह के कारण उसकी रिपोर्ट में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया, क्योंकि ली डोंगजिन ने अनजाने में अपनी दृष्टि का समर्थन करने वाले डेटा को प्राथमिकता दी थी। प्रोफेसर ने उसे अपनी खोजों की पुष्टि करने के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट दी। ली डोंगजिन ने सलाह मानी और एक प्रमुख प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया। इन दुर्घटनाओं में आम कारक क्या था? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी घटनाएं पार्क मी-जोंग से संबंधित थीं, जो उनकी पिछली विश्लेषण को पलट देता है। स्नातक होने के बाद किम जंग ह्यूक एक जासूस बन गया और ली डोंगजिन डेटा अन्वेषण विशेषज्ञ बन गए। हालांकि ली डोंगजिन की मां बीमार पड़ गईं, वह उसे जल्दी से सियोल के एक प्रमुख अस्पताल ले गया। उसके दिन गिने हुए थे ये जानकर और अपने बेटे को छोड़कर जाने की अनिच्छा के बावजूद उसने अपनी इच्छाएं शांतिपूर्वक व्यक्त की। उसने आशा जताई कि वह अपने अंतिम संस्कार में खूबसूरत दिखेगी ताकि वह अपने दिवंगत पति से गरिमा के साथ मिल सके। उसने ली डोंगजिन को पारिवारिक दुकान और घर बेचने का निर्देश भी दिया। हालांकि उसकी मां ने एक लंबे समय से छुपा हुआ रहस्य उजागर किया। उसने पार्क मी-जोंग को अन्य गांव वालों के साथ गांव से बाहर निकाल दिया था। ली डोंगजिन की मेज पर पार्क मी-जोंग की फोटो मिलने के बाद उसे डर था कि उसका बेटा पार्क मी-जोंग से जुड़कर पीड़ित होगा और उसने अफवाहों से प्रेरित होकर एक गलत निर्णय लिया। पार्क मी-जोंग को अकेले बस के लिए इंतजार करते देख उसे दया आई। उसने उसे सिर्फ स्टेशन तक नहीं छोड़ा, बल्कि आर्थिक मदद के लिए उसका घर भी खरीदा। उसे अपने कार्यों के लिए अपराध बोध था और पार्क मी-जोंग से माफी मांगने की इच्छा थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। उसे याद आया कि ली डोंगजिन ने दृढ़ता से कहा था कि पार्क मी-जोंग कोई जादूगरनी नहीं थी। उसने उससे कहा कि अगर वह कभी पार्क मी-जोंग से मिले तो उससे माफी मांग ले। ली डोंगजिन ने अपनी मां के लिए एक सुंदर अंतिम संस्कार आयोजित किया। उसके सामानों को छांटते समय उसने किताबें और अधूरी सांख्यिकी रिपोर्टें पाईं, जिन्हें उसने कभी पार्क मी-जोंग के लिए तैयार किया था और जिन्हें उसकी मां ने गुप्त रूप से उठाया और पढ़ा था। वह जटिल सूत्रों को नहीं समझती थी और रिपोर्ट की खामियों से अनजान थी, लेकिन उसे ली डोंगजिन के इस निष्कर्ष पर विश्वास था कि पार्क मी-जोंग निर्दोष थी। इस विश्वास के साथ वह अपनी पिछली गलतियों के लिए प्रायश्चित करने के लिए पार्क मी-जोंग से फिर से मिलने की उम्मीद कर रही थी। अपने मृत्युशैया पर उसने कहा कि जिनका मिलना तय है वे फिर मिलेंगे। अब पार्क मी-जोंग से फिर से मिलने पर ली डोंगजिन ने फिर से यह साबित करने की कसम खाई कि वह एक डायन नहीं थी और पछतावा जारी नहीं रखना था। पार्क मी-जोंग दूसरों के लिए तथाकथित बदकिस्मती लाने से बचने के लिए खुद को एक छोटे से किराए के स्थान में सीमित कर लिया। वह केवल रात में बाहर निकलती थी जब अन्य लोग सो रहे होते थे। उस छोटे से कमरे में वह यह जानने में असमर्थ थी कि क्या वह दुनिया से दूर हो रही थी या दुनिया ने उन्हें भूल गया था। जीविका के लिए वह यात्रा कार्यक्रमों का अनुवाद करती थी। एकमात्र व्यक्ति जिससे वह बातचीत करती थी वह था हियो योनसिल, जो पार्क मी-जोंग की भलाई का ख्याल रखती थी और कभी कभी उसके घर भोजन साझा करने आती थी। उत्साहित होकर उसने एक छोटे ऑस्ट्रियाई शहर के बारे में बात की जिसे उसने अनुवाद करते हुए देखा था, यह आशा करते हुए कि वह भी एक दिन बाकी लोगों की तरह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चल सकेगी। दूसरी ओर ली डोंगजिन पार्क मी-जोंग के चारों ओर के रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक था। अपने साथी की विनती को अनदेखा करते हुए उसने कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ दी। वह उस इलाके में चला गया जहां पार्क मी-जोंग रहती थी, यह उम्मीद करते हुए कि वह उनके सामने वाले अपार्टमेंट को किराए पर ले सकेगा ताकि उसकी गतिविधियों का अवलोकन कर सके। दुर्भाग्यवश वह अपार्टमेंट पहले ही लीज पर दे दिया गया था। एजेंट ली डोंगजिन को मौजूदा किराएदार से मिलने ले गया, ये कोशिश करते हुए कि उसे ली डोंगजिन को कमरे के कोण और स्थान का निरीक्षण करने की अनुमति दे, लेकिन किराएदार ने सख्ती से मना कर दिया। और कोई विकल्प न होने पर ली डोंगजिन ने नीचे का अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अक्सर उस सुविधा स्टोर में जाता था जहां किराएदार काम करता था, अपनी मदद की पेशकश करते हुए। अंततः किराएदार ली डोंगजिन की दृढ़ता से प्रभावित हुआ और उसे कमरे में आने की अनुमति दे दी। मौके का फायदा उठाते हुए ली डोंगजिन ने प्रस्ताव दिया कि वह 3 महीने का किराया देगा और यदि किराएदार अपार्टमेंट बदलने को तैयार होता है तो सभी स्थानांतरण खर्चों को वहन करेगा। कुछ विचार विमर्श के बाद किराएदार ने सहमति दे दी। फिर ली डोंगजिन पार्क मी-जोंग के सामने वाले अपार्टमेंट में बस गए। उस दिन
ली डोंग जिन को अचानक पुलिस से एक फोन आया जिसमें उन्हें ली जंग हो नाम की व्यक्ति की जानकारी दी गई, जो पहले एक छोटा पेपर कप का कारखाना चलाता था। खराब प्रबंधन के कारण फैक्ट्री दिवालियेपन के कगार पर थी। ली जंग हो ने इसे बचाने के लिए आरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन बैंक की नीतियों में बदलाव के कारण आरण खारिज हो गया और फैक्ट्री दिवालिया हो गई। गुस्से और निराशा में ली जोंग हो ने बैंक में हंगामा किया। एक बैंक कर्मचारी ने उसे बताया कि आरण प्रणाली ली डोंग जिन की कंपनी द्वारा विकसित की गई थी, जिसकी होम पेज पर उनकी फोटो थी। अब ली जंग हो भाग गया था और पुलिस को डर था कि वह ली डोंग जिन से बदला ले सकता है, इसलिए उन्होंने उस स्थिति के बारे में सूचित किया। स्थिति समझने के बाद और स्टेशन छोड़ते समय ली डोंग जिन ने पूछा कि स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए उन्हें किस विभाग से संपर्क करना चाहिए। गली के प्रवेश द्वार की लाइट टिमटिमा रही थी और उसे चिंता थी कि यह रात में पार्क मी जोंग को असुविधा या खतरे में डाल सकती है। जवाब मिलने के बाद वह घर चला गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकला, उस पर ली जंग हो ने हमला कर दिया, जिसके बारे में पुलिस ने उसे अभी चेतावनी दी थी। ली डोंग जिन ने अपने हमलावर के आक्रोश के कारणों को समझा। उन्होंने पलटकर हमला नहीं किया, बल्कि ली जंग हो के शांत होने तक हमले को सहन किया। ली जंग हो के पेट की आवाज सुनकर ली डोंग जिन ने उसे रात का खाना खिलाने की पेशकश की और समझाया कि उनका काम कार्यक्रमों के लिए डेटा की गणना करना था। कभी नहीं सोचा था कि यह ली जंग हो को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाएगा। ली जंग हो ने आह भरी कि कारखाने के बंद होने से उसके कर्मचारियों का जीवन प्रभावित हुआ, जिससे उसे अपने बच्चों को रिश्तेदारों के साथ रहने भेजना पड़ा और वह बेघर और निराश हो गया। ली डोंग जिन के प्रति अपने गुस्से पर ही जीवित रह रहा था। हालांकि उसे पता था कि फैक्ट्री का दिवालियापन ली डोंग जिन की गलती नहीं थी। इसके बजाय ली डोंग जिन के प्रति उसकी नफरत ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी थी। ली जंग हो की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए ली डोंग जिन ने कैसीनो के अध्यक्ष से उसे एक काम देने के लिए कहा, ताकि वह अस्थायी रूप से स्थिर हो सके और अपने भविष्य पर विचार करने का समय पा सके। हमेशा की तरह पार्क में जंग आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए नीचे आई। वह ये देखकर खुश हो गई कि टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट ठीक कर दी गई थी। वह बिल्लियों से धीरे से बात की, बता रही थी कि वे भी रोज संघर्ष करते हैं इंसानों से बचने के लिए, और तभी नजर आते हैं जब वे उसे देखते हैं, जैसे वह सच में वही डायन हो जैसा लोग कहते हैं। दीवार के पीछे छिपे ली डोंग जिन ने उसकी बातें सुनी और उसके लिए गहरी सहानुभूति महसूस की। पार्क मी जंग एक किले में कैद राजकुमारी की तरह लग रही थी। अपने जीवन पर से नियंत्रण खो देने के बाद ली डोंग जिन ने किसी भी कीमत पर पार्क मी जंग पर से श्राप को तोड़ने और उसे सामान्य जीवन जीने देने का तरीका खोजने की कसम खाई। अगले दिन ली डोंग जिन उस गांव लौट आया जहां वह और पार्क मी जोंग बड़े हुए थे। उसकी जांच वहीं से शुरू करने का दृढ़ निश्चय किया। वह उस स्कूल गया जहां वह बेंच अभी भी थी जिस पर पार्क मी जोंग अक्सर बैठती थी। उसने स्कूल के अभिलेखागार कक्ष को खोला, पार्क मी जोंग से संबंधित रहस्य को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण सुराग खोजने की उम्मीद में।